नमस्कार। कल हमने अध्ययन किया था वस्तु की मांग क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है तथा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मांग वक्र का विस्तार क्या होता है तथा मांग में वृद्धि किस प्रकार से होती है, यानी मांग वक्र में शिफ्टिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र के ऊपर मांग का विस्तार। जैसे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस मांग वक्र पर ही उसका परिवर्तन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वस्तु की कीमत P0 से बढ़ करके P1 होती है तो ये मांग जो होती है Q0A से Q1A, इसको हम मांग का संकुचन कहते हैं। ये कम होना है, मतलब मांग मात्रा में कमी होना। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंजेस होता है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंजेस होता है वो किसके कारण होता है? प्राइस के कारण होता है। इसमें देखिए कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो जो मांगी गई मात्रा है वो कम हो जाती है। ये इस फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें Q0A से ये घट करके Q1A हो जाती है वस्तु की मांग मात्रा। ये कहना चाह रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी के कारण या वृद्धि के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो मांग वक्र के ऊपर ही आते हैं, इसलिए उसके कारण मांग वक्र के शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कारण मांग वक्र का शिफ्ट नहीं होता है। चेंजेज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस कोज अ चेंज इन डिमांड। देखिए, प्राइस के अंदर जो चेंज होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर परिवर्तन करता है, जबकि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं जिसके अंदर इनकम है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उनके कारण अगर परिवर्तन होता है तो वो होता है चेंज इन डिमांड। उसके कारण मांग वक्र का शिफ्ट होता है। देखिए ये रहा, अगर प्राइसेस में परिवर्तन के कारण मांग वक्र मांग मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है, लेकिन मांग में कमी या वृद्धि जो होती है वो प्राइस के अलावा जो अदर घटक हैं उनके कारण होती है। अब देखिए कि मांग के अलावा जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो मांग वक्र है वो दाएं तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये जो हुआ है दिस कॉजेज क्वांटिटी डिमांडेड टू बी ग्रेटर देन। अब देखिए, प्रत्येक कीमत स्तर पर जो कीमत है उस पर जो मांगी गई मात्रा है वो ज़्यादा होगी। P0 पर पहले Q0A था जो बढ़ करके क्या हो गया? Q0B हो गया। इसी प्रकार P1 पर देखिए, पहले Q1A था जो बढ़ करके Q1B हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइस में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है। प्राइस के अलावा अन्य घटकों के कारण मांग में परिवर्तन आता है, और जो मांग में परिवर्तन आता है वो प्रत्येक कीमत स्तर पर आता है। चाहे कीमत P0 है तो भी वही मांग में वृद्धि होगी, और P1 है तो भी वो मांग में वृद्धि होगी। इसको इस प्रकार से किया जा सकता है कि जब वस्तु की कीमत, वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। किसके अंदर परिवर्तन होगा? मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। और ये रहा Q0A से Q1A की तरफ जाना या Q1A से Q0A की तरफ आना। दूसरी तरफ जब उपभोक्ता की आय में, उसकी रुचि में या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो
डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, मांग वक्र विवर्तित होगा और देखिए ये डिमांड कर्व डी ए से शिफ्ट होकर के डी बी हो जाता है। और ऐसी अवस्था में P0 पर जो पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q0A थी, वो बढ़ करके Q0B हो गई और यहाँ पर Q1A थी जो बढ़ करके Q1B हो गई है। अब देखिए कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की इनकम में इंक्रीज होगा तो इन्फीरियर गुड्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और हायर इनकम पर नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, उनकी डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी। हायर इनकम पर जो नॉर्मल गुड्स है वो उसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो इन्फीरियर गुड है तो हायर इनकम पर उसकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। अब देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी भी संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूरक वस्तु है उसकी डिमांड शिफ्ट कर जाएगी। संबंधित वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो पूरक वस्तु की डिमांड भी कम होगी। क्यों? क्योंकि संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी डिमांड कम हुई है, तो जो पूरक वस्तु होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ में काम आती है, इसलिए पूरक वस्तु की डिमांड में कमी आ जाएगी। लेकिन स्थानापन्न वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, यानी वो शिफ्ट कर जाएगी, उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो संबंधित वस्तु है उसकी डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण जो मूल वस्तु है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उस कम डिमांड को सब्स्टिट्यूट करेगी दूसरी वस्तु, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है यानी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इसकी डिमांड के अंदर वृद्धि हो रही है। ये पूरक वस्तु है, अगर वो वस्तु पूरक वस्तु है तो उसकी डिमांड के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर वही वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसके डिमांड के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर केवल उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। तीन चीज़ें, ये नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड की कीमत में वृद्धि होकर के P0 से P1 होता है तो उसकी डिमांड में क्या होती है, कमी होती है। अगर इसकी डिमांड में कमी होती है तो पूरक वस्तुओं की डिमांड में भी क्या होगी, कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु और ये वस्तु दोनों साथ साथ काम में आती है। अगर इसकी मात्रा कम बिक्री है तो इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रतिस्थापन वस्तु एक दूसरे के स्थान पर काम में आती है, इसलिए यहाँ पर कीमत में वृद्धि होने के कारण इसकी डिमांड कम हुई है, तो इसकी जो प्रतिस्थापक वस्तु होगी वो इस डिमांड को पूरा करेगी और उसकी डिमांड जो होती है यहाँ देखिए आकर के बढ़ जाती है। अब देखिए एक परिवार के मांग वक्र से हम बाजार मांग वक्र की तरफ किस तरफ जाते हैं। एक वस्तु या सेवा को जो इंडिविजुअल परिवार होता है उसके द्वारा किस प्रकार से उसकी मांग का निर्माण किया जाता है। मार्केट डिमांड या उसके द्वारा जो खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं होती है वो तो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी, लेकिन मार्केट डिमांड जो होती है वो इन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में मांगी गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होती है या इनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होती है। तो कुल मिलाकर के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जो खरीदी गई मात्रा है उसका योग किया जाता है तो मार्केट डिमांड बढ़ती है। इंडिविजुअल डिमांड का अगर हम योग करेंगे तो मार्केट डिमांड का निर्माण होता है। ये देखिए इन सब का जोड़ करने पर हमको जैसे कि दो हाउस होल्ड है, यहाँ पर पहला हाउस होल्ड ये है, हाउस होल्ड ए का डिमांड कर्व इस प्रकार का है और हाउस होल्ड बी का डिमांड कर्व इस प्रकार का है। ये इसकी डिमांड 3 से 4 होती है, इसकी डिमांड 4 से 6 होती है। तो इन दोनों की डिमांड का योग होगा ये, तो ये 3 + 4 7 होगा तो ये 7 पर आ जाएगा और ये 4 + 6 10 है तो ये 10 पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यानी प्राइस 3 पर
जो इसके द्वारा डिमांड की जाती है वो 4 इकाइयों की है, और प्राइस 3 पर इसके द्वारा जो डिमांड की जाती है वो क्या है, 6 इकाई है। तो प्राइस 3 पर यहाँ पर दोनों की जो मार्केट डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। डिमांड कर्व का विस्तार और मांग में वृद्धि एवं कमी। नट सेल में एक बार वापस सुन लीजिए। अगर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होती है ना, तो वो उसी वक्र पर होगी, और वो मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होगी, मांग में नहीं होगी। मांग में कमी या वृद्धि करने के डिमांड इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज जो होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि या पसंद। इसके कारण अगर मांग में कमी हो सकती है, यानी मांग वक्र नीचे की तरफ आ सकता है, मांग में वृद्धि हो सकती है, मांग वक्र ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन प्राइसेस के कारण मांग में संकुचन होता है, मांग मात्रा में संकुचन होता है, और मांग मात्रा का क्या होता है, विस्तार होता है। प्राइस इफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरे जो फैक्टर होते हैं वो डिमांड को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।